हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टेक इट इजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। हम आज से कोशिश करेंगे कि डेली एक लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का दें और उसमें हमने शुरुआत जो की है मॉडर्न हिस्ट्री से की है। ओके, तो जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की वैसे कोई वाटर मतलब इस तरह का कोई मतलब डिवीज़न नहीं है हार्ड कि आप इधर से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, बट हम लोग अपने स्टडी के कन्वीनियंस के लिए करते हैं कि जहां यूरोपियन जो कंपनीज का अराइवल होता है इंडिया में, वहां से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मान लेते हैं। ओके, तो किस तरह से विदेशी कंपनियां जो यहाँ ट्रेड करने के लिए आई थी और इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लेती हैं, वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आखिर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में अपना एस्टैब्लिशमेंट करती है और उसको कॉलोनी तक बना लेती है। और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, चल ही रहा है। बस उसके नाम बदले हैं, कभी यूरोपियन कंट्रीज कर रहे थे, आज वही काम चाइना कर रहा है। उसको आप न्यू इंपीरियलिज्म कहा जाता है जो चाइना आजकल कर रहा है, राइट। तो हम लोग फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे ताकि आप ना केवल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शुरू करें, मतलब चीजों को कर पाए। ओके, तो जो हमारा पहला टॉपिक है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, तो उसका मैंने देखिए फ्लो चार्ट बना दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, कि जो पहली चीज तो एक क्रम पूछा जाता है कि कौन किस क्रम में आए। तो पहला जो यूरोपियन पावर जो इंडिया में आया दैट वाज पोर्तुगीज, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। उनका ईयर भी कभी कभी पूछ लेता है। तो कंपनी का जो स्टैब्लिशमेंट का ईयर है, ये है कंपनी का स्थापना वर्ष, कब कंपनी स्टैब्लिश हुई। तो जो पुर्तगाली कंपनी स्टैब्लिश हुई 1498, जो डच कंपनी स्टैब्लिश हुई 1602, जो ब्रिटिश कंपनी स्टैब्लिश हुई, तो एक्चुअली डेट है 31 ऑफ दिसंबर 1599। तो कई बार वो 1599 लिखता है ऑप्शन में, अगर वो नहीं होगा तो 1600। जो फोर्थ कंपनी इंडिया आई दैट वाज डेनमार्क की, वो कंपनी स्टैब्लिश हुई 1616 में। और जो सबसे लास्ट में आए दैट वर फ्रांसीसी, और वो कंपनी स्टैब्लिश हुई 1664 में। अब इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई इंडिया में, तो ध्यान रखना है, पोर्तुगीज ने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है 1503, जो डच ने अपनी फैक्ट्री लगाई है 1605, जो अंग्रेजों ने लगाई है वो 1608 नहीं है, 1613 है। अभी क्यों 1608 नहीं है, 1613 सही है, वो अभी बताऊंगा। डेन ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की 1620, और फ्रांसीसियो ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की वो 1668। प्लेस भी पूछ लेता है कि पहली फैक्ट्री किसने कहां पर स्टैब्लिश की, तो ध्यान रखिए, पोर्तुगीज ने कोचीन केरल में, मसूलीपट्टनम में डचों ने किया, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 1613 में सूरत में किया, ब्रिटिश ने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाई गुजरात। डेन ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबार में लगाई, ये ट्रैंकोबार जगह आज के तमिलनाडु में पड़ती है। और फ्रांसीसी कंपनियों ने भी अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई वो 1668 में सूरत में लगाई। ओके, अब ये समझते हैं कि जो पहले यूरोपियन शक्ति जो इंडिया में आए वो पोर्तुगीज थे। तो पुर्तगालियों के बारे में जो हमें जानना चाहिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा, है ना। उस समय जो केरला होता था वो 4 भागों में बटा होता था, जैसे हम लोग कालीकट, कोचीन, चिरक्कल और त्रावणकोर कहते थे। तो एक कालीकट को जो शासक था जमोरिन, वो उसको वेलकम करता है वास्को डिगामा को, और इसीलिए कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। ओके, तो जमोरिन ने उसका वेलकम किया। कौन आया था 1498 में, आया कौन था, उस व्यक्ति का नाम था वास्को डिगामा। कहां पहुंचा था, केरल के कालीकट, चूंकि केरल 4 भागों में बटा था, केरल के कालीकट पहुंचा। और यहां से वो ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है वो ले गया और 60 गुना दाम पे उसने वहां जाके बेचा। तो जब उसने यहां से काली मिर्च 60 गुना दाम पे ले जाके बेचा तो लोगों की आंखें खुल गई, जो वहां पे अदर ट्रेडर्स थे, कि कहां यार हम यहाँ 4% 5% के प्रॉफिट के लिए परेशान हैं, और ये 60 गुना मतलब 600 मतलब उसने परसेंटेज लिया, मतलब 6000% उसने प्रॉफिट गेन किया। 60 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 6000% उसने गेन किया। और बाकी जहां ट्रेडर्स 5% 10% के लिए परेशान थे, तो उनकी तो एकदम आंखें चकाचौंध हो गई कि क्या इतना बढ़िया भी कोई बिजनेस हो सकता है। तो वास्को डिगामा के द्वारा यहां से काली मिर्च को ले जाके यूरोपियन मार्केट में 60 गुना दाम में बेचना अन्य यूरोपीय कंपनियों के मन में एक लालच, अन्य जो यूरोपीय व्यापारी उनके मन में लालच पैदा करता है, और ब्रिटिश सरकार के मन में भी ये लालच पैदा होता है। तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना हम और ज्यादा इसमें एक्सप्लोर करें। तो फिर क्या होता है, पुर्तगाली कंपनी जो कि 1498 में बन गई थी, इन्होंने क्या किया, अल्मीडा को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा
राइट, उसको अपना गवर्नर जनरल बना के भेजा। तो ध्यान रखिए जो पुर्तगीज कंपनी का पहला गवर्नर है वो कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में इंडिया आया, राइट। लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहता है। 1509 में जब अल्बुकर्क आता है तो वो जो गोवा के शासक होते हैं उनसे वो गोवा छीन लेता है। तो 1509 में पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर बन के अल्बुकर्क आता है और वो क्या करता है, बीजापुर का जो शासक होता है जिसके अधीन गोवा होता है उससे गोवा को वो छीन लेता है। फिर इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज, अपना जो एस्टेब्लिशमेंट जो जिसके आसपास रखा हुआ एरिया कौन से है, कोचीन, गोवा, दमनदीप, इस एरिया में इन्होंने अपना हेजेमनी स्टैब्लिश किया। पुर्तगीज के बारे में कहा जाता है कि जब इनका कोई राइवलरी नहीं था तो ये बहुत क्रूर हुआ करते थे और अपनी दहशत फैलाया करते थे। तो इन्होंने एक सिस्टम लागू किया था जिसे हम लोग कार्टेज पद्धति भी कहते हैं। कार्टेज पद्धति का मतलब था, इनका कहना था कि कोई भी शिप, चाहे वो इंडिया का हो या कहीं और का हो, अगर इंडियन ओशन रीजन से गुजरना है तो उसको उस शिप को हमें फीस देनी ही पड़ेगी और बिना फीस दिए, बिना शुल्क दिए हम इस रीजन से गुजरने नहीं देंगे। तो कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी और ये जो अरब सागर, जो भी अरब सागर का जो इंडियन ओशन रीजन है, चाहे वो अरब सागर कहें चाहे बे ऑफ बंगाल कहें, इस रीजन में उन्होंने क्या किया था कि अपना टेरर इस्टेब्लिश किया था कि किसी भी शिप को अगर गुजरना है तो हमें शुल्क देना पड़ेगा। उसको कहा जाता है कार्टेज पद्धति। लेकिन होता क्या है कि मुगलों के दरबार में भी इन्होंने अपनी बड़ी अच्छी खासी पैठ बना ली थी। तो जब 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में कि हमें भी फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे, तो मुगल कोर्ट तो उन्हें परमिशन दे देता है, लेकिन पुर्तगालियों का इतना ज्यादा वर्चस्व होता है मुगल दरबार में कि वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करने देते हैं। तो जो फैक्ट्री 1608 में सूरत में लगनी थी वो सूरत में लगी नहीं पाई, क्योंकि मुगलों के दरबार में पुर्तगालियों का बहुत ज्यादा दबदबा हुआ करता था। तो फाइनली उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी एक टेम्पररी फैक्ट्री लगाई, वो परमानेंट फैक्ट्री नहीं थी। और फाइनली इसी बीच क्या होता है कि 1612 में पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में युद्ध होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्वेल्ली का युद्ध। तो देखिए 1608 में तो इन लोगों ने रोक लिया था, तो 1611 में उन्हें मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में टेम्पररी फैक्ट्री लगानी पड़ी ब्रिटिश को। इसी बीच ब्रिटिश क्या करते हैं, 1612 में इन द बैटल ऑफ स्वेल्ली बहुत बुरी तरह डिफीट देते हैं पोर्तुगीज को। तो जब पोर्तुगीज को डिफीट किया ब्रिटिश ने, तो पोर्तुगीज के मन में तो ब्रिटिश का डर पैदा हुआ ही, और जो पुर्तगीज ने दबदबा बना के रखा था मुगल दरबार में, मुगलों के दिल से भी पुर्तगालियों का भय उतर गया कि कोई तो वैसा आ गया है जो पुर्तगालियों को उनकी औकात याद दिला सकता है। तो मुगल कोर्ट ने कहा हम तो पहले भी आपको परमिशन दिए थे, आप जहां चाहते हैं, जहां की आपने परमिशन मांगी है आप अपनी फैक्ट्री लगाएं। इसीलिए 1612 में स्वेल्ली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद ब्रिटिश कंपनी ने अपनी पहली जो परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश की वो 1613 सूरत में की। ठीक है, ब्रिटिश के बारे में और फ्रांसीसियों के बारे में तो हम ज्यादा डिटेल में करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। तो पोर्तुगीज का और कंट्रीब्यूशन क्या है कि कहा जाता है कि भारत में जो टमाटर है, तंबाकू है, आलू है, लाल मिर्च है, पाइनएप्पल है, राइट, ये जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ये इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट जाता है वो पोर्तुगीज को जाता है। इतना पोर्तुगीज के बारे में हमें जानना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डच के बारे में। तो डच सेकेंड नंबर पे थे जो इंडिया आए। 1602 में कंपनी बनी, 1605 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की और कहां की थी, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पहली फैक्ट्री लगाई। इनके बारे में हमें जो जानना चाहिए कि इनकी जो ज्यादा दिलचस्पी थी वो, वैसे तो इन्होंने बंगाल में पटना में इन्होंने कंट्रोल किया, चिंसुरा में किया, आगरा में किया, बालासोर में किया, इंडिया के बहुत डिफरेंट जगह इन्होंने अपने सेंटर से स्टैब्लिश किए। ठीक है, 1616 में इन लोगों ने सूरत में भी स्टैब्लिश किया था, ध्यान रखना है। लेकिन इनकी जो मेन दिलचस्पी थी वो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा का जो रीजन है जिसे हम लोग स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं, मसालों का द्वीप, वहीं पर था। तो जो डच है उनका जो मेन इंटरेस्ट है वो किस में है, वो जो मेन इंटरेस्ट है वो मसालों के व्यापार में है। ओके, इंडिया में इनकी दिलचस्पी अलग है। इंडिया में इनकी दिलचस्पी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में। तो ध्यान रखना है, भारत से अगर कपड़ा निर्यात की वस्तु बना तो उसका क्रेडिट भी किसे जाता है, वो जाता है डच को। और उन्होंने साउथ इंडिया को, मद्रास को अपना सेंटर बनाया था।
तो भारत से कपड़ा निर्यात की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो डचों की देन है। तो ध्यान रखना, ओवरऑल जो डच हैं उनका इंटरेस्ट मसालों के व्यापार में है, लेकिन इंडिया में उनकी दिलचस्पी मसालों में कम और कपड़े के व्यापार में अधिक है। फिर वही चीज है, फिर जब ब्रिटिश आएंगे इनके बाद, तो जिस तरह ब्रिटिश के लिए चुनौती पेश की थी पोर्तुगीज ने, वैसे अब ब्रिटिश के लिए चुनौती पेश करेंगे कौन? डच। तो डच और ब्रिटिश के बीच में युद्ध होना लाजमी है। इसीलिए आप देखोगे 1759 में बेदरा का युद्ध होता है बिटवीन ब्रिटिश एंड द डच, है ना। तो इस बेदरा के युद्ध में, बैटल ऑफ बेदरा में, ब्रिटिश ने फिर से बुरी तरह पराजित किया डचों को, और ये समझौता टाइप का हो गया। समझौते में क्या कहा गया कि डचों से कहा गया कि भाई ठीक है, आप इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा रीजन में जाइए, वहां आप अपना मसाले का व्यापार करिए, लेकिन इंडिया में आप अपनी दखलंदाजी नहीं करेंगे। बदले में ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, इंडिया को आप यहां से आप हटिए, हम आपको उस एरिया में जाके इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है, जिस तरह स्वैली का युद्ध निर्णायक रहा भारत से पुर्तगालियों को खदेड़ने में, उसी तरह से जो बेदरा का युद्ध रहा वो डचों को भारत से खदेड़ दिया, और पुर्तगाली और जो डच थे, जो दो बड़े राइवल जो थे ब्रिटेन के, ब्रिटेन ने उसको साइड कर दिया। हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि ब्रिटेन को, डचों को केवल ब्रिटिश ने पराजित नहीं किया। केरल में उस समय जो शासक हुआ करता था उसका नाम था मार्तंड वर्मा, आपने नाम सुना होगा। मार्तंड वर्मा ने भी डचों को पराजित किया था। और क्यों पराजित किया था? क्योंकि आप याद करो, जो मद्रास का रीजन है तो उसके आसपास ही केरला पड़ता है, राइट। तो चूंकि उस रीजन में कपड़े के कॉटन इंडस्ट्री को लेकर इनकी बड़ी दिलचस्पी थी, कॉटन को लेके, इस वजह से हेजेमनी वो अपनी स्टैब्लिश करना चाहते थे। इसी वजह से केरल के मार्तंड वर्मा ने भी इनको पराजित किया था। अब हम एक एक करके उसमें आएंगे ही, इसके पहले हम कुछ उन बेसिक बातों को जानने कि आखिर क्यों एक व्यापार करने वाली कंपनी इंडिया में आके अपना इस तरह का दबदबा कायम करती है। वो कौन से फैक्टर्स थे कि इतने आसानी से वो लोग इंडिया में आए और एस्टैब्लिश्ड हो गए, राइट। तो ये इन सभी के लिए है, तो इन जनरल में बात कर रहा हूं। पहला चीज तो ये, देयर वॉज लैक ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता का अभाव था। आधुनिक राष्ट्रीयता का जब अभाव होगा आपके अंदर, तो राष्ट्रवाद की भावना नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्र जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लोग अपनी छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए थे और उसी में उनके इंटरेस्ट होते थे। उनसे कोई मतलब नहीं होता था कि देश में कौन शासन करेगा, कौन नहीं करेगा, क्योंकि इंसान को ये होता था कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हम अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें, बाकी देशभक्ति, राष्ट्रवाद, सरकार, ये सब बकवास बातें, हमसे इनसे कोई लेना देना नहीं। उसके पीछे का रीजन क्या है कि एक तो हमने पॉइंट बताया क्यों विदेशी कंपनियां इतने आसानी से यहां पे एस्टैब्लिश की। इसमें पहला रीजन हो गया आधुनिक राष्ट्रवाद का अभाव। ये राष्ट्रवाद की भावना पैदा कैसे होती है? तो आप देखोगे आज के समय में अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल होते हैं। अगर कोई बीमार है, पैसे नहीं इलाज कराने को, सरकारी अस्पताल होते हैं। आप सड़क खुद नहीं बना सकते हैं, सरकार आपको सड़क बना के देती है। आप किसी मुसीबत में हैं, किसी दुनिया के किसी अन्य देश में फंस गए हैं, इंडियन एम्बेसी आपको हेल्प करेगी, राइट। आप खुद से लेके अनाज नहीं खा सकते, पीडीएस के थ्रू सरकार आपको अनाज देगी। आपको फसल बोने के लिए पैसे नहीं है, किसान सम्मान निधि के थ्रू सरकार आपको पैसे देगी। गरीब लोग कोविड का टीका नहीं खरीद सकते हैं, सरकार उसको फ्री में लगा रही है। तो कहने का मतलब है कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है। तो जब सरकार क्या है, मतलब राष्ट्र को चलाने के एक माध्यम है। तो जब हमारे लिए सरकारें इतना कुछ करेंगी, राष्ट्र हमारे लिए इतना कुछ करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारे लिए इतना करता है उसके प्रति हमें लगाव पैदा होना लाजमी है, स्वाभाविक हो जाता है। तो जो ये वेलफेयर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा होता है, जिसे हम लोग आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हैं। ये उस समय के लोगों में क्यों नहीं था? उसका रीजन क्या था? वो पिछले 800-900 सालों से गुलामी का एक तरह का जीवन जी रहे थे कि पहले तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, और जो भी आया उसने आम लोगों को लूटा ही है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पे काम कर रहा था। तो लोगों को ये लगता था, तुर्क आए, उन्होंने आम लोगों को सताया, लूटा। अफगान आए, उन्होंने आम लोगों को सताया, लूटा। लोदी आए, उन्होंने यही किया।
दिल्ली सल्तनत में यही हुआ, मुगल्स आए, उन्होंने भी आम लोगों को लूटा घसूटा, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्री इन लोगों ने कभी डेवलप ही नहीं की। लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी, इन लोगों पे कोई काम ही नहीं किया। और यही काम अगर ब्रिटिश कर रहे हैं, यही काम अगर पुर्तगाली कर रहे हैं, तो भला उस आम व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब हमारा शोषण, हमारा एक्सप्लॉयटेशन सभी करते आए हैं तो ये भी करेंगे, तो कौन सी नई बात है। तो चूंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अभाव था, राज्य लोगों से केवल कर वसूलने, ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने का एक जरिया मात्र रह गया था, इसीलिए लोगों में आधुनिक राष्ट्रीयता नहीं थी। जब आधुनिक राष्ट्रीयता नहीं होगी तो एकता नहीं होगी, और जब एकता नहीं होगी तो लोगों को तोड़ना आसान हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि जो मॉडर्न नेशनैलिटी थी, आधुनिक राष्ट्रवाद का अभाव एक बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आता है। जो दूसरा रीजन है, वो दूसरा रीजन ये है कि बाहरी दुनिया के मामलों के प्रति भारतीय शासकों के द्वारा रुचि ना लेना, कि जो इंडियन रूलर्स थे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो ये कंपनी जो व्यापारिक कंपनी के रूप में दावा कर रही है, राइट, अगर इन्होंने इनके सही चरित्र को समझा होता, अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में जानकारी होती, तो अफ्रीका में भी तो ये कंपनी बन के ही गए थे और बाद में अफ्रीका को पूरा कॉलोनी ही बना लिया। तो इनको पता ही नहीं था कि ये कंपनी अफ्रीका में क्या करके आई है। तो जो बाहरी दुनिया के प्रति कटाव था हमारे रूलर्स का, वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है ना, ठीक है। तो हमने क्या कहा, बाहरी दुनिया के प्रति ज्ञान ना होना, बाहरी दुनिया के प्रति ज्ञान या लगाव ना होना, ये दूसरा रीजन रहा। नहीं तो ये जो खुद को कह रही है कि हम ट्रेड करने के लिए आए हैं और अफ्रीका में कॉलोनी बना लिया है, तो हम भी सचेत हो सकते थे। बात आ रही समझ में, ठीक। अब इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, हाँ, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास हमारा जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो इंफीरियर था, इंफीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो सैन्य शक्ति थी उनकी तुलना में बहुत ही कमजोर हुआ करती थी। उसका रीजन क्या था, हम लोग किससे लड़ते थे, हम लोग तीर कमान भाला से लड़ते थे और उनके पास फ्लिंट गन थी। तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ताकतवर हो सकते हैं, आप 1 क्विंटल का भाला उठा के मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके पास जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, उनके पास जो डिफेंस थी, जो सेना थी, वो हमसे कहीं ज्यादा सुपीरियर थी। उनके पास नेवी थी और हमारे पास नेवी नहीं थी। तो उनकी जो मिलिट्री होती थी वो वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड होती थी, जबकि हमारी आर्मी हमारी जो सेना थी, ना तो वेल इक्विप्ड थी ना वो वेल ट्रेंड थी। तो हमारे इंफीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है। जिस चीज ने और बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा किया, दैट वाज नेवल पावर। वो क्या करते हैं, मार के अपने जहाज में बैठ के समुद्र के बीच में चले गए, चढ़ा रहे हैं, आप क्या कितना दूर भाला फेंक के मारोगे, उसकी तो एक लिमिट है ना, कितना दूर तक फेंक सकते हो। तो हमने इतने लंबे समय तक शासन करने के बावजूद हमने अपनी नेवल फोर्सेस डेवलप नहीं की, एक ये रीजन रहा। इसके अलावा जो एक और रीजन रहा उसको कहा जाता है कल्चरल फेलियर, सांस्कृतिक विफलता। सांस्कृतिक विफलता से आप क्या समझते हैं, कल्चरल फेलियर क्या है? कल्चरल फेलियर, हमने अपने संसाधनों का अपव्यय किया और उन्होंने अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया। We tends to waste our resources and they were ensuring the optimum utilization of their resources। कैसे? हमारे यहाँ जब राजा चलता था, मुगल बादशाह, जहांपना, इस तरह की उपाधि रखने वाले, तो वो जब चलते थे तो उनके साथ इतना खर्च आता था कि जैसे आज के समय में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की विजिट में नहीं आएगा कि 50 गाड़ियां चल रही हैं और 50 तरह के व्यंजन बनेंगे। अब जहांपना बताएंगे नहीं क्या खाएंगे, सब कुछ बना लो, जो मन करेगा वही खा लेंगे। वो चलेंगे तो उनके साथ 50-50 तोपें, 5000 घोड़े, 100 हाथी, नाचने गाने वाले, पूरा इंतजाम होके चलता था कि पूरी दुनिया ही उनके साथ चल देती थी। इसीलिए तो जहां पनाह कहते थे कि वह व्यक्ति जिससे जहां मतलब विश्व पनाह मतलब शरण मांगे, यानी वो कहते थे कि हम तो वो हैं जिनसे दुनिया शरण मांगती है, हमारे पनाह में आती है, तो जहां जाते हैं पूरी दुनिया ही लेके चल देते हैं। तो हमने क्या देखा, हम अपने संसाधनों का अपव्यय कर रहे थे और वो अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर रहे थे।
ठीक है, इसी से रिलेटेड पॉइंट है। हमारे जो प्रेफरेंस थे, हमारी जो प्रायोरिटीज थी वो अलग थी। यही वो समय है जब इंडिया में प्यार मोहब्बत में बहुत शायरी लिखी गई और बहुत नगमे लिखे गए, प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, इसमें बड़ा हमारे यहाँ साहित्य लिखा गया। तो हमारा जो अटेंशन था वो इधर था। और उस समय उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ पे ये साइंटिफिक इन्वेंशन का समय है। वो नई नई उपकरण बना रहे हैं, वो नई नई मशीन बना रहे हैं। तो नई नई मशीनों में वो हर तरह की मशीन बना रहे हैं, ऐसी मशीन भी बना रहे हैं जिनसे प्रोडक्शन भी तेज हो, और वो चीजें भी डेवलप कर रहे हैं जो लड़ाई होने पे उनको बढ़त दे। तो जैसे फ्लिंट गन बनाई, उन्होंने भाप से चलने वाला इंजन बनाया। तो आप क्या देख रहे हो कि जो यूरोपियन है वो साइंटिफिक इन्वेंशन कर रहे हैं और उसी समय हम लोग प्यार मोहब्बत में शायरी लिख रहे हैं। तो हमारा जो प्रेफरेंस था, हमारी जो प्रायोरिटी थी, उसी में बहुत बड़ा अंतर था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो रीजन है कि वो क्यों हम पे इतना आसानी से इस्टेब्लिश हो गए कि इन इंडिया देयर वाज लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। भारत में आधुनिक उद्योगों का अभाव था। तो जब तक आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो आपके लोगों को काम नहीं मिलेगा, और जब काम नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं होगी, जब इनकम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वेलबींग हो ही नहीं सकती है। आप जब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं करोगे तब तक आप किसी पे अपनी धौंस कैसे जमाओगे। आप आज भी देखते होंगे कि आपके जहां भी आप शहर मोहल्ले गांव जहां भी रहते हैं, तो वहां का जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होगा वो कोई नौकरी पेशा वाला आदमी नहीं होता है, वो हमेशा एक व्यापारी होता है। आप चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, भले कोई क्लास 1 ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, सचिव हो जाए, लेकिन वो कभी उस प्रभाव को नहीं पा पाता जो एक व्यापारी के पास होता है, जो बहुत पैसे कमाता है। सिंपल सी बात है, पैसे से प्रभाव होता है और प्रभाव से आप पावर, पैसे से आप पावर ले सकते हैं। चाइना एग्जाम्पल है। चाइना जो पूरी दुनिया में अपना जो हेजेमनी स्टैब्लिश करता है, उसका रीजन क्या है, विश्व व्यापार में उसका सबसे बड़ा हिस्सा। ठीक है, तो these are the factors which are responsible for the establishment of European companies in India. I hope आप इतने टॉपिक को समझ पाए होंगे, राइट, कि क्यों विदेशी कंपनियां इतने आसानी से इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई। ठीक है, और क्या पोर्तुगीज और डच का रोल रहा वो हमने देख लिया। हम जो कल लेक्चर लेंगे उसमें ब्रिटिश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक में ये बहुत बड़ा रोल है, तो इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में जो राइवलरी होती है, तो उसको हम लोग एंग्लो कर्नाटक वार के रूप में देखते हैं ना, कर्नाटक वार के रूप में देखते हैं। फिर हम ये देखेंगे किस तरह ब्रिटेन ने जो यूरोपियन पावर है, जब उनको साइड कर दिया तब उसने डिसाइड किया अब चुन चुन के जो इंडियन कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे लिए थ्रेट पैदा कर सकते हैं, उनको एक एक करके उनसे निपटेंगे। तो फिर हम लोग उसमें आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, और फिर उसमें हम लोग सिखों के साथ में जो इन्होंने लड़ाई की उसको पढ़ेंगे, फिर मराठों को किस तरह साधा उसको देखेंगे, फिर बंगाल को किस तरह साधा, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आप इससे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें भी तैयार कर पाए होंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। थैंक यू।